Good morning, dear children. I hope you are enjoying your lectures. So our today's lecture is Respiration and Organism, and this is chapter number 10 in your book. So, what is respiration? So, respiration is a process that includes breathing. Breathing क्या होता है? सांस लेने के process को कहते हैं breathing. So, the movement of air in and out of our body and vice versa is known as breathing. आप अभी स्क्रीन के सामने बैठे हैं, एक लंबी सांस लीजिए और उसे बाहर छोड़िए. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग. तो सांस लेने को इंग्लिश में कहते हैं ब्रीदिंग, राइट? सो ये जो प्रोसेस है ब्रीद करने का, इसको कहते हैं रेस्पिरेशन. सो जितनी भी लिविंग चीजें हैं दुनिया में, ऑल द लिविंग थिंग्स, दे रेस्पायर, दे undergo the process of respiration. For example, there are many things in front of you right now, right? So one is a human being who is studying, another is a bird, then a deer, then a leopard, then a cow, fish, a snake, and even plants. And then you have marine organisms also. Can you see a fish? A fish, can you see? It's a jellyfish. Yes. So all the living organisms, जो भी चीज अर्थ पे है, जिंदा है, जिसमें जान है, लाइफ है, वो सारी की सारी लिविंग चीजें रेस्पिरेशन करती हैं. एंड रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस दैट इंक्लूड्स ब्रीथिंग, राइट? So for example, animals such as earthworm, they breathe through their skin. Earthworm कैसे breathe करते हैं? अपनी skin के through. And the fishes, they uses gills for breathing. Fish कैसे breathe करती है? आपने कभी fish के gills देखे? आप YouTube पे देखिए उसके gills. So those are the place, that is the place from where it breathes. And plants, they exchange gases through tiny pores called as stomata, which are present mainly on the surfaces of the leaf. तो plant कहाँ से breathe करते हैं? Through their stomata. और वो कहाँ पे present होता है? Leaves में. So similarly, हम लोग, humans, हम कैसे breathe करते हैं? We breathe through lungs. So now let's talk about aerobic and anaerobic respiration. So aerobic respiration का मतलब होता है ऑक्सीजन को इनहेल एक्सेल करना, एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन के बगैर. So there are many species in this earth, those who do not take oxygen for living. They are dependent on कार्बन डाइऑक्साइड फॉर लिविंग. ऐसी बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो एनारोबिक हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं जिंदा रहने के लिए. बट वी ह्यूमंस, व्हाट डू वी टेक? वी टेक ऑक्सीजन इन, है ना? एंड वी एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ आवर बॉडी, है ना? हम लोग किस चीज, सांस जो लेते हैं हम हवा से, तो उसमें तो बहुत सारी गैसेस होती हैं, बट वो कौन सी गैसेस जो हमें जिंदा रखती है? दैट इज नेम्ड एज ऑक्सीजन. सो हम अपनी नाक से शुरू करते हैं गैसेस को अंदर लेना, फिर हमारे लंग्स में जाती है. तो इस प्रोसेस में बहुत सारी गैसेस जो होती हैं जो हमारे काम की नहीं है, वो हमारी बॉडी उसको बाहर निकाल देती है, यस, थ्रू लंग्स अगेन. एंड जो काम की है विच इज ऑक्सीजन, उसको अब ना अंदर ले लेती है और सेल्स तक पहुंचाती है. सो देन ऑक्सीजन इज देन सर्कुलेटेड टू ऑल दी सेल्स ऑफ द बॉडी. सो हमारी बॉडी जो है उसमें बहुत सारे सेल्स है ना, वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इजंट इट? सो हर एक सेल जो हमारी बॉडी में है, वेदर इट इज लिवर सेल और इट इज द सेल फ्रॉम पैनक्रियाज और इट इज द सेल फ्रॉम ब्रेन, सबके पास ये ऑक्सीजन फिर जाती है ना? एंड ऑक्सीजन का एक और यूज है, आप जो खाना खाते हैं वो फाइनली छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है हमारी बॉडी में, एंड द सबसे छोटा पार्ट, द मिनिमम फॉर्म ऑफ फूड इन आवर बॉडी इज कॉल्ड एज ग्लूकोज. सो फाइनली हमारी बॉडी ग्लूकोज को ब्रेक करके और फिर उससे एनर्जी रिट्रीव करती है हमारे लिए. हम जो सारा दिन चलते हैं, भागते हैं, पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं, उसके लिए एनर्जी कहाँ से आती है हमारे पास? वी गेट दैट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज. लेकिन ग्लूकोज में से हम एनर्जी कैसे निकालेंगे हमारी बॉडी में? जब हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिलेगा. इज दैट क्लियर? सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. So the process in which food is broken down in the cell to release energy is called as cellular respiration, है ना? So हमारे जो cells हैं वो भी respire करते हैं.
तो और उस प्रोसेस को कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज है उसको ब्रेक करके उसमें से एनर्जी बॉडी अपने लिए टेक इन करती है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द सेल। सो फर्स्ट इज जिसमें ऑक्सीजन का यूज होता है, एंड द अदर इज जिसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होता। लाइक आई टोल्ड यू, देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स who on upper level do aerobic type of respiration, right? And हमारी बॉडी में भी there are some places जहाँ पे aerobic respiration होता है, लेकिन किसी एक certain condition पे, जो हम आपको अभी बताएंगे, ठीक है? So let's get back to the topic. There are two type of respirations that take place in our cells. So one occurs in the presence of oxygen, which and while the other occurs in the absence of it. Absence मतलब है ही नहीं, उसकी कमी है. So one is with oxygen and one is without oxygen. So the process of breakdown of food in the presence of oxygen is called as aerobic respiration, है ना? And the other one is called as anaerobic respiration. So can you see this equation which is written in front of you? So यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे cells के अंदर जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के contact में आके it is divided into carbon dioxide, water and energy. And this is the energy which we use in our body to do our day-to-day processes. In fact, हमारा जो हार्ट है, आपको पता है ना, वो हर वक्त काम करता है, just beating all the time. हार्ट कभी रुकता है क्या? No, it doesn't, right? तो उसको हर वक्त काम करना है, 24 घंटे काम करना है, और जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक उसको काम करना है। उसे कितना सारा काम करना है, और हार्ट तो थकता भी नहीं है, राइट? सो उसको क्या चाहिए फिर उस सबको करने के लिए? एनर्जी, isn't it? अगर आपके घर में भी कोई बल्ब चलता है तो उस बल्ब के जलने के लिए आपको हर वक्त करंट चाहिए ना? So that is this energy we are talking about. So it comes from food, but it only comes from food when you give oxygen to it. All right. So now food is also broken down in the absence of oxygen. So this process is called as anaerobic respiration, and it majorly occurs in organisms such as yeast. And this process leads to the production of alcohol and carbon dioxide. We will take you with anaerobic respiration in the later part of our slides. All right. So, you know, हमारी बॉडी में भी लैक्टिक एसिड, हमारी बॉडी में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है. सो लाइक आई वाज टेलिंग यू कि यीस्ट में होता है, तो हमारी बॉडी में भी होता है अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस. और सर्कमस्टांसेस क्या है? जब आप जिम जाते हैं और बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, या आप अगर घर पे भी हैं और आप बिना रुके बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर रनिंग सो मच, है ना? तो जब आप रन करके जब थक जाते हैं तो आपको फील होता है ना, आप बोलते हो मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है. वो दर्द क्यों होता है? बिकॉज हमारी बॉडी में जब आप भाग रहे थे तो इतनी ऑक्सीजन मसल्स के पास नहीं पहुंच पा रही थी. तो मसल्स को जब ऑक्सीजन मिल रही थी, जब आप धीरे धीरे चल रहे थे, तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था. लेकिन जब आप बहुत तेज रन कर रहे थे तो क्या हो रहा था? द ग्लूकोज वॉज नॉट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. इट वॉज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बट ऑन अ लोअर लेवल. लेकिन साथ साथ वो क्या कर रहा था? It was producing lactic acid. The lactic acid is the reason why we feel pain in our muscles when we do some rigorous exercises. All right, children. So now, let us understand what is the meaning of a breath. All right. So see this picture. This lady is holding her breath. So what do you mean by holding her breath? Holding breath का मतलब होता है सांस ना लेना. सो अगर हम अपने नॉस्ट्रल्स बंद कर लें, अपने हाथ से पकड़ लें, तो हम सांस नहीं ले पाएंगे. वी विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ, राइट? एंड दिस इज समथिंग यू शुड नेवर डू. सो नाउ नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीदिंग रेट. ठीक है? तो 1 मिनट अपनी घड़ी में देखिए और काउंट करिए कि आप कितनी बार सांसों को अंदर लेते हैं, कितनी बार सांसों को छोड़ते हैं. सो अंदर लेना और फिर उसको छोड़ना, ये पूरा कॉम्बिनेशन एक ब्रेथ होता है. ऐसे नहीं कि मैंने सांस अंदर ली तो आई विल काउंट 1. I'll inhale, I'll exhale, and then I will count 1. You understand? So breathing is a process of inhalation and exhalation. Can you see this man lying? तो जब वो बॉडी में एयर को अंदर ले रहा है तो आपने देखा उसका चेस्ट, इट इज bulging out. And जब वो एयर को छोड़ रहा है तो it is going back to its normal position. See it again.
जब वो आदमी सांस ले रहा है तो उसकी जो चेस्ट है वो फूल रही है, बट जब वो एयर छोड़ रहा है तो उसकी चेस्ट अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वापस आ रही है। तो सांस अंदर लेने के प्रोसेस को कहते हैं इनहेलेशन, एंड सांस छोड़ने के प्रोसेस को जब बॉडी से बाहर जा रही है तो उसे कहते हैं एक्सहेलेशन। और ब्रेथ का मतलब होता है वन एक्सहेलेशन प्लस वन inhalation. So this process together is called as a breath. So generally we are not aware कि हम breathe कर रहे हैं। क्या हम हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि हम breathing कर रहे हैं? No, we don't, because ये एक involuntary function है। Voluntary involuntary क्या होता है? वॉलेंटरी फंक्शन इज अ फंक्शन जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, जिसमें हमारा कंट्रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी टेबल पे ग्लास रखा है, शुड आई पिक इट एंड होल्ड इट इन माई हैंड और नॉट, इफ आई वॉन्ट टू होल्ड अ पेन और नॉट, है ना, इफ आई वॉन्ट टू गो लू और नॉट, यू कैन कंट्रोल दीज थिंग्स, राइट? बट देर आर फ्यू थिंग्स विच यू कैन नॉट कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल, breathing, for example, breathing you cannot control. Breathing is an involuntary function. दूसरा, आपका हार्ट बीट करता रहता है, हर वक्त करता रहता है ना? और हार्ट बीट करता रहता है तो क्या होता है, हमारी बॉडी में हर जगह ब्लड पहुंचता रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अगर वो भी आप पे ही छोड़ देंगे कि आपकी मर्जी है कि आप अभी चाहते हैं कि हार्ट चले या आपका हार्ट ना चले, तो क्या होगा? तब तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, नहीं? तो इसीलिए गॉड ने क्या किया है कि हार्ट को एक इनवॉलेंटरी फंक्शन दे दिया है, आपके कंट्रोल में नहीं है, वो हर वक्त चलता रहता है, राइट? तो हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग, दीज आर इनवॉलेंटरी फंक्शंस, वो अपने आप करते हैं। सो सो you can try and count your rate of breathing also. So breathe in and out normally and find out how many times you breathe in and breathe out in a minute. ठीक है ना? So and then you can do a little experiment at your home. So this is a table which is given in your book. So bachas, try and fill this table. So what you have to do is, first of all, जब आप धीरे धीरे वॉक कर रहे हैं, when you are doing a brisk walk for 10 minutes, then you report that how many times you inhaled and exhaled, or how many number of breath you took in a minute. And जब आप रनिंग कर रहे हैं तो रनिंग करते हैं तो क्या होता है, हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। वाई? बिकॉज हमारी बॉडी को जल्दी जल्दी एनर्जी चाहिए, तो जल्दी जल्दी एनर्जी चाहिए तो जल्दी जल्दी सांस भी तो लेनी पड़ेगी ना, बिकॉज एनर्जी बनने का प्रोसेस और ऑक्सीजन यूज होने का प्रोसेस, दिस गोज हैंड इन हैंड, राइट? सो आवर नंबर ऑफ ब्रेथ्स पर मिनट विल increase. So if you want to do an experiment, fill this table for yourself and you'll understand. So from the above activity, which we have done just now, you must have realized that whenever a person needs extra energy, he and she breathes faster. And as a result, more oxygen is supplied to your cell. So it speeds up the breakdown of food and more energy is released. है ना? तो इसीलिए तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं या बहुत रन करके आते हैं तो हम घर आके बोलते हैं, मम्मा आई एम फीलिंग वेरी हंग्री। सो व्हाई डू यू फील सो मच हंग्री? बिकॉज भागने से क्या हुआ, आपने जो भी खाना खाया था वो तो सारा यूज हो गया, एनर्जी बन बन के आपके लेग्स में जा रहा था, आपको एनर्जी मिल रही थी, आप भाग रहे थे। सो नाउ ऑल दैट हैज ऑलरेडी डिप्लीटेड, सो यू स्टार्ट फीलिंग हंग्री व्हेन यू डू rigorous exercises. So this person on the left, he is walking slowly, but the person in red t-shirt has taken a long running, and now after running the person is very tired and feeling very hungry, right? But the person who is walking very slow is not affected at all. अभी वो आराम से चल रहा है and may go on for a long walk. So now we do many things in our day-to-day life. Sometimes we are sleeping, sometimes we are doing household work, sometimes we are doing dancing, we are climbing on a ladder. So हर काम जो हम पूरे दिन में करते हैं उसमें अलग अलग टाइप की हमारे ब्रीदिंग रेट्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, while we are sleeping, हमारा ब्रीदिंग रेट सबसे ज्यादा कम होता है, सबसे ज्यादा। Why? Because body is at rest and body doesn't want that much of energy, right? So breathing rate is also very slow. So now let's understand how do we breathe. So number one, in order to breathe, which organ do you need? We need lungs in order to breathe. तो हमें कौन सा organ help करता है breathe करने में? Lungs, right? So can you see this diagram? This diagram is already present in your book. So एक पूरा respiratory system nasal passage से शुरू होता है और जाता है diaphragm तक.
सो हमारा जो नाक होता है और नाक के अंदर जो ये दो छेद होते हैं इन्हें कहते हैं नॉस्ट्रल्स. ऑलराइट, व्हाट डू वी कॉल देम? नॉस्ट्रल्स. सो हम जब नॉस्ट्रल से अंदर हवा लेते हैं तो आगे क्या जाता है, वो कहाँ जाता है? इट गोज इनटू नेजल पैसेज, है ना. एंड कभी कभी हम अपने मुंह से भी तो सांस लेते हैं. तो अगर किसी वजह से जैसे हमें कोल्ड हो जाता है एंड आवर नोजेस आर रियली रियली ब्लॉक्ड एंड वी कैन नॉट यूज देम, देन हाउ डू वी ब्रीथ व्हेन वी हैव कफ एंड कोल्ड and our noses are literally blocked? So we breathe through oral route. So oral is through mouth, है ना. So हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जाने के कौन से दो तरीके हैं? नेजल एंड ओरल. ओरल इज थ्रू माउथ. एंड आफ्टर नेजल पैसेज एंड ओरल कैविटी इट गोज इनटू फेरिंग्स. सो फेरिंग्स एक जो फेरिंग्स की जो लोकेशन है हमारी बॉडी में वो है नेक. सो नेक एरिया में हमारा pharynx होता है. So this is the part of the total respiratory system. So after nasal passage and oral cavity, it goes to pharynx. Then after pharynx, it goes to trachea. Then after then it reaches to lungs, है ना. And हमारे जो lungs होते हैं वो ऐसी हमारी बॉडी में थोड़ी खुले रहते हैं और वो खुले हो भी नहीं सकते. Why? Because they are very fragile organs. वो तो कोई भी squeeze कर देगा ना. तो हमारी बॉडी में गॉड ने ऐसा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बनाया है कि कभी हम गिर गए या कुछ हो गया तो हमको ब्रीथ करने में कोई दिक्कत ना आए. तो गॉड ने क्या हमारे लिए प्रोटेक्टिव मेजर बनाया? गॉड ने हमारे लंग्स को हमारे रिब्स के बीच में रखा है. रिब्स आपको पता है ना. सो कैन यू सी द रिब्स हियर इन दिस पिक्चर? तो रिब्स के अंदर हमारे लंग्स प्रोटेक्टेड रहते हैं सो दैट कभी हम गिर गए या हमें चोट लग गई तो हमारी ब्रीदिंग अफेक्ट ना हो. क्योंकि अगर हमारी ब्रीदिंग अफेक्ट हो गई तो क्या होगा? फिर तो बहुत डैमेज हो जाएगा, राइट. सो one should breathe at all times. So from nasal cavity the air reaches to our lungs through windpipe, है ना. And windpipe के ही ये different sections है, pharynx, trachea. So lungs are present in the chest cavity and this cavity is surrounded by ribs on the sides, which I've already told you. So after that नीचे देखो आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है. So this is a muscular sheet. ये मसल्स की बनी होती है, एक शीट लगी होती है. So ये जो मसल्स की शीट होती है इसे बोलते हैं डायफ्राम. So ये डायफ्राम जो है ना ये हमारे लंग्स को और हमारे नीचे जो ऑर्गन्स होंगे जैसे कि लिवर है, पैनक्रियाज है, स्टमक है, उन सबके बीच में ये क्या होता है? ये एक तरीके का सेपरेटर है सो दैट लंग्स को चोट ना पहुंचे. बिकॉज बॉडी ने हमारे लिए गॉड ने देखो कितने सारे मेजर्स लिए हैं. बस किसी भी तरीके से लंग्स और हार्ट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. बिकॉज लंग्स, हार्ट एंड ब्रेन, दीज आर थ्री थिंग्स इन आवर बॉडी जिसको हमें बहुत संभाल के रखना पड़ता है, राइट. तभी लाइफ चलती रहती है. सो दिस डायग्राम्स ऑल्सो गोज अप एंड डाउन whenever we breathe. So this is how we breathe and this is the human respiratory system. So see, I told you when we breathe the diaphragm goes up and down. So when we inhale, जब हमारे बॉडी के अंदर एयर जाती है तो diaphragm moves down. क्योंकि लंग्स क्या होते हैं? लंग्स बलून की तरह होते हैं. अगर आप बलून में एयर भरेंगे तो बलून के नीचे अगर आपने कोई चीज रखी है तो वो कहाँ जाएगी? और नीचे जाएगी. क्योंकि बलून को तो जगह चाहिए ना फैलने के लिए. नहीं, आप इसके अंदर एयर भर रहे हैं तो बलून विल ग्रो इन साइज एंड देन बलून विल ग्रो इन साइज. एवरीथिंग व्हिच यू हैव केप्ट अंडरनीथ द बलून इट विल गो डाउन. लेकिन जब बलून में से हवा निकल जाएगी तो बलून के नीचे जो भी चीज रखी होगी वो क्या होगी? इट विल मूव अप. Right. It is a little experiment and it is also given in your book, so you can do that at home. So this was just to balloon was just to tell you how it works. So during inhalation, the diaphragm moves down and the ribs move upward and outward. हमारी जो है हमारा जो चेस्ट है वो ऊपर की तरफ आता है जब हम सांस लेते हैं. लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं, आप करके देखिए during the lecture, you take the air inside, you will feel कि आपकी जो चेस्ट है वो बाहर की तरफ आ रही है, ऊपर की तरफ आ रही है ना. एंड जब आप सांस छोड़ते हैं तो आप पीछे की तरफ जाते हैं और वो अपनी फॉर्मल पोजीशन में वापस चली जाती है और चेस्ट का साइज भी रिड्यूस होता है. सो ये सब करने से व्हाट हैपेंस? द एयर मूव्स आउट ऑफ द लंग्स. सो दिस इज जस्ट टू शो यू. सो दीज ब्लू ones are your lungs and this red is showing the diaphragm. So जब आप inhale कर रहे हैं, see it is inhaling right now. So lungs बड़े हो रहे हैं क्योंकि उन्हें अपना एयर भरना है तो diaphragm नीचे गया. अब हम exhale कर रहे हैं, see तो lungs छोटे हो रहे हैं और diaphragm ऊपर चला गया.
So this is how it works. This is inhaling and this is exhaling. This is again inhaling, diaphragm is going down, and when we are exhaling, the diaphragm is coming up. Very good, Bachcho. So now I want you to do a little experiment at home. So since right now you're not at school, so we cannot do it with your classmates. So you can do it with your family members. So what you have to do is you have to measure the size of the chest when you inhale and exhale. And this is a very, very funny exercise. And then you have to write the difference in the size also. Likewise, see, you have to take an inch tape or something from which you can measure the, the entire length of the chest, and then you can write the difference in the size. So students, do this activity in your book. So now dear children, there are few things which you should know. So the air around us has various type of unwanted particles. Air हमेशा clean तो नहीं होती है ना, and then there are multiple cities in our country which are heavily polluted, such as they have smoke, dust, pollens, etc. है ना? So when we inhale the particles, they get trapped in the air present in our nasal activity. तो कभी-कभी क्या होता है? These particles, so if they are trapped in the nasal cavity, you can easily remove them by cleaning your nose. But sometimes these particles, they get past the hair and the nasal cavity. वो उससे आगे निकल जाते हैं. आप अपनी nose के अंदर झांक के देखिएगा mirror के आगे. You will see that you have very little hairs in the nasal cavity because वो इन सब चीजों को रोकने के लिए होता है. ऐसा कोई particle जो हमें इरिटेट कर सकता है. लेकिन अगर वो पार्टिकल वहां नहीं रुका तो वो आगे चला जाएगा इन द नेजल कैविटी एंड देन इट विल इरिटेट द लाइनिंग ऑफ द कैविटी. और फिर क्या होगा हमें? वी विल स्नीज लाइक दिस पर्सन इज स्नीजिंग राइट नाउ, इजंट इट? द पर्सन विल स्नीज. को छींक आ जाएगी. तो हमको कब छींक आती है? जब हमारे नाक में ऐसा कुछ चला जाता है जो अनवांटेड होता है. सो स्नीजिंग से क्या होता है? जो भी फॉरेन पार्टिकल हमने इनहेल किया है और अभी वो लंग्स तक नहीं पहुंचा है, अभी बस नेजल कैविटी में है, उसको आपकी बॉडी बाहर निकाल सकती है. और अगर वहां से बाहर नहीं निकाला तो क्या होगा? इट विल गो टू योर लंग्स. बस. So, so that is why sneezing happens. And sneezing definitely, is a process which one must learn when they are learning respiration. So now, there is one advice for all of you children. Whenever you sneeze, you should always cover your nose so that foreign particle you expelled is not inhaled by the other person. इसका मतलब क्या है? जो गंदा पार्टिकल था जो आपकी नोज में चला गया, वो किसी दूसरे की नोज में ना चला जाए. बिकॉज देखिए लेफ्ट साइड में ये अंकल कितने गंदे तरीके से स्नीज कर रहा है. इज इट अ गुड हैबिट? नो, इट इज नॉट अ गुड हैबिट. आपके नोज से जो गंदा पार्टिकल आया है वो किसी की नोज में जा सकता है, राइट? इट इज नॉट अ गुड हैबिट. तो हमें क्या करना चाहिए? We should always cover our nose while we are sneezing. And the best practice to cover your nose is to use your elbow. हमें कभी अपना hand use नहीं करना चाहिए जब भी हमें sneeze होता है, जब भी हमें छींक आती है. Why? Because हम hands को सारे दिन कहीं ना कहीं टच करते रहते हैं. And hands have lot many bacteria and viruses. तो उल्टा हमको और problems हो जाएंगे, right? So the best way is to use your elbow. One should always sneeze in their elbows. So now it is one another important message for you is that smoking damages lungs, है ना? So lungs अगर कोई है जो बहुत स्मोक करता है तो क्या होता है? कौन सा बॉडी पार्ट हमारा डैमेज होता है? वैसे इवेंचुअली तो डैमेज सारे बॉडी पार्ट में होता है, बट द वन विच इज मोस्ट अफेक्टेड इज लंग्स. और आप सोचिए अगर हमारे लंग्स इफेक्ट हो गए तो हम सांस कैसे लेंगे? And if we will not breathe, then what will happen? The person will die, isn't it? So one should not smoke because smoke causes many diseases in our body and it must be avoided. So if you know somebody who smokes, उनको मना करिए कि उनको बिल्कुल भी स्मोक नहीं करना चाहिए. It is not a good habit and no one likes a person who smokes. कोई उन लोगों के साथ फ्रेंड्स नहीं होता जो स्मोक करते हैं. सो वन शुड नेवर स्मोक. सो व्हाट डू वी ब्रीथ आउट? अब हम जब एयर अंदर लेते हैं, हम ब्रीथ करते हैं, तो हमारी बॉडी में क्या यूज हो रहा है? ऑक्सीजन यूज हो रहा है, राइट? लेकिन जो एयर है एनवायरमेंट में, उसमें क्या सिर्फ ऑक्सीजन होता है? नो.
It has many things, right? So whenever we inhale, so we inhale the entire air, but from that inhaled air, we use maximum oxygen and we exhale approximately every other gas. So if one has to see the ratio between only oxygen and carbon dioxide, so this picture tells you that, and this picture is also present in your book, bachas. So environment, the air we have on earth, it has 21% oxygen. तो हमारा जब हम अंदर air लेते हैं, when we do respiration, तो हमारे lungs में जो एयर आती है, इट हैज 21% ऑक्सीजन एंड 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है. कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम होती है, ऑक्सीजन ही ज्यादा होती है. एंड व्हेन वी एक्सेल द एयर, तो हम लोग लंग उसको यूज करते हैं एंड 16.4% ऑक्सीजन हम लोग एक्सेल करके बाहर निकालते हैं एंड 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग फिर दोबारा एक्सेल करते हैं. तो जब हम ये एक्सेल करते हैं तो उसके बाद इस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? See, to live a life on earth, we do not use carbon dioxide. What do we use? We need oxygen, है ना? लेकिन अगर सब लोग इतना ज्यादा ऑक्सीजन यूज करेंगे तो एक दिन ये ऑक्सीजन तो खत्म हो जाएगी ना. बट इट डजंट हैपन दैट वे. व्हाई? बिकॉज जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना, वो प्लांट्स ऑक्सीजन पूरे एयर में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, जो हम हर दिन बाहर एक्सेल करते रहते हैं. अभी मैंने आपको बताया ना कि हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, तो ट्रीज क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को देखो O2 में कन्वर्ट किया. These two O are called as O2 and this COO is called as CO2. So CO2 is carbon dioxide and O2 is oxygen. तो trees क्या करते हैं? They convert the carbon dioxide into oxygen. तो हमें हमेशा हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी ऑक्सीजन मिलती रहती है. सो पेड़ों का भी काम हो जाता है, हमारा भी काम हो जाता है. ट्री यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड टू लिव एंड वी यूज oxygen to live. I hope this is clear to all of you. Thank you, dear children. Now I'll see you again in next chapter, in the second part of this chapter. Bye bye.